अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपनों से तो गैर ही अच्छे। अरे यह बूढ़ा आदमी तो बच्चा चोर है, पकड़ो इसे कोई पकड़ो। नहीं नहीं बिटिया, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आपका बच्चा मुझसे गुब्बारा लेने की जिद कर रहा था और जमीन पर गिर गया तो मैं इसे उठाकर तुम्हारे पास ला रहा हूँ। बच्चों के लिए गुब्बारा ले लो प्लीज, गलती मेरी है। मेला देखते देखते मैं आगे बढ़ गई थी। पिंटू, कहीं चोट तो नहीं लगा ना? तू कहाँ चला गया था? महिला ने कहा। हमारी नजरें थोड़ा इधर उधर हुई, नहीं कि तुम लोग बच्चा चुराने आ जाते हो। 3 दिन का मेला लगा था, बच्चों ने जिद किया तो मैं उन्हें लेकर आ गई। और आप सड़क छाप को अच्छे से जानती हूँ। पिंटू ने कहा, नहीं माँ, मैं गिर गया था। बिटिया, मेरा गुब्बारा का बास उधर रखा है, देखो। बुजुर्ग आदमी ने उंगली से इशारा करके दिखाया तो महिला बोली, ओ सॉरी अंकल जी, मुझसे भूल हो गई। अच्छा बताइए अंकल जी, गुब्बारा कितने का है? यह सुनते ही बुजुर्ग की आंखों में चमक लौट आई और जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, वो बुजुर्ग गुब्बारे का बांस उठाकर तेजी से मैडम के पास गया और बोला, मैडम जी ले लीजिए, बस 25 रुपए का है। कम में दे रहा हूँ क्योंकि आज पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं, खाना भी खाना है। ये कहते हुए बुजुर्ग की आंखों का पानी उस महिला ने देख लिया और उसने पर्स से 100 का नोट निकाल कर आगे बढ़ाया और कहा, अंकल ये पूरा रख लीजिए। लेकिन 100 का नोट देखकर बुजुर्ग का आत्मसम्मान जाग उठा। मैडम, आई एम नॉट ए बगैर, मैं गुब्बारे बेचता हूँ। गुब्बारा लीजिए और पैसे दे दीजिए। वो महिला हैरान होकर बोली, अंकल जी आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर गुब्बारे क्यों बेचते हैं? बुजुर्ग ने जवाब में कहा, यस मैम, आई एम एजुकेटेड, लेकिन किस्मत का मारा हूँ और फिलहाल सहानुभूति से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। जो आप दे सकती हैं तो दीजिए। महिला ने तुरंत 2 गुब्बारे लिए और 50 रुपए देकर लेकर आगे चली गई। लेकिन अब वो महिला जितने दिन मेला में थी उतने दिन रोज आने लगी थी। वह रोज गुब्बारे लेती और पैसे देकर निकल जाती। वो बुजुर्ग व्यक्ति भी अब उसे पहचानने लगा था और अब उसे आते देख मन प्रसन्न हो उठता था। लेकिन मेला खत्म होने के बाद एक दिन वो महिला वहां नहीं आई। वो बुजुर्ग बार बार उसकी राह देखता रहा, क्योंकि उस महिला के दिए पैसे उसके लिए बड़ा सहारा थे। जब कोई आमदनी नहीं होती थी तो इस महिला के द्वारा बिक्री होना इस छोटी सी आमदनी का बड़ा जरिया बन चुकी थी। आज भी वो आस लगाए उसका रास्ता देख रहा था, लेकिन वो नहीं आई। कई दिन तक ऐसा ही चला और वो नहीं आई। अब बुजुर्ग व्यक्ति को इस महिला की फिक्र भी हो आई थी कि इतनी अच्छी नेक औरत को जाने क्या हो गया। कहीं कुछ घटित तो नहीं हो गया, कहीं तबीयत ही। 1 महीने से लगभग वो इंतजार करता रहा। फिर उसने तंग आकर दूसरी जगह गुब्बारे बेचने के बारे में सोचा। अब यहाँ नहीं खड़ा रहूंगा, कोई नहीं आता इधर, सूखी रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। ऐसा करता हूँ कि कहीं और ही चला जाता हूँ और वही कोशिश करता हूँ। अब वो व्यक्ति गुब्बारे बेचने कहीं और निकल गया था। जगह ढूंढते ढूंढते वह रेलवे स्टेशन के बाहर आकर रुक गया, जहाँ हर व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने स्टेशन के बड़े से गेट के एक तरफ अपना डेरा बना लिया और रोज वहीं खड़ा होने लगा। यहाँ बड़ों के साथ बच्चे आते थे और उससे गुब्बारे खरीदते थे। लेकिन यहाँ भी अब एक समस्या आने लगी थी कि स्टेशन के कर्मचारी ने उसे वहां से भगाना शुरू कर दिया था। बुजुर्ग अब स्टेशन के गेट से काफी दूर खड़ा रहने लगा था, लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी आती वो गुब्बारा उठाकर गाड़ी के पास भागा चला जाता और एक अच्छे दुकानदार की तरह गुब्बारे दिखाने लगता और बच्चों को गुब्बारे से रिझाने लगता। अब उसके पास पहले से भी सुंदर गुब्बारे थे जो सबका ध्यान आकर्षित करते थे, जिन्हें देखकर बच्चे लेने के लिए मचल उठते थे।
आज फिर एक आती हुई गाड़ी जिसमें बच्चे थे, देख कर जैसे ही वो हाथ में गुब्बारे लिए हुआ भाग कर नजदीक आया तो एक गाड़ी से भिड़ गया और लड़खड़ा कर गाड़ी के पास गिर गया। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी को रोका, बाहर आया और खूब उसे लताड़ने लगा। ये क्या तरीका है? इतने उम्रदार आदमी को मारते हुए शर्म नहीं आती? एक महिला ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग को उठाते हुए चिल्लाकर कहा। ड्राइवर बोला, मैडम, यह लोग ऐसे ही गाड़ी के नीचे मरने के लिए आ जाते हैं और फंसते हम सब ड्राइवर ही हैं। अगर गाड़ी को कुछ होता तो मैडम आप हमें पहले डांटती। उस महिला को सुनकर गुस्सा आ गया और उसने अपने ड्राइवर को डांट कर कहा, ये भिखारी नहीं है, मेहनती इंसान है और तुमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझे? तुम जाकर गाड़ी में बैठो। उस महिला ने उसको उठाते हुए पूछा, अंकल जी आपको लगी तो नहीं? ओह बिटिया, तुम यहाँ? उस बुजुर्ग व्यक्ति को महिला ने उठाया तो उसने उसको पहचान लिया। महिला ने कहा, अंकल जी आपने पहचान लिया मुझे? बुजुर्ग ने खड़े होते हुए कहा, पहचानता कैसे नहीं, तुमसे मेरी रोज आमदनी होती थी, लेकिन तुम बहुत दिन तक आई ही नहीं और मेला खत्म होने के बाद मेरा भी वहाँ काम मंदा ही था तो मैं इधर बेचने लगा। पता नहीं था कि तुमसे ऐसे मिलना होगा। वो महिला बोली, हाँ जी, मैं इधर पास में ही रहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आती थी। बुजुर्ग आदमी ने कहा, ओह अच्छा, चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जाता हूँ। ये कहकर बुजुर्ग वहां से लंगड़ाते हुए जाने लगा तो महिला ने पीछे से आवाज देकर रोका, अंकल जी आपसे तो चला भी नहीं जा रहा है, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए। बुजुर्ग ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, घर नहीं आऊंगा। वो महिला जिद पर अड़ गई, नहीं, आपने मुझे बिटिया कहा है, अब तो आना पड़ेगा। बुजुर्ग व्यक्ति के इतना मना करने पर भी गाड़ी में बैठाकर वो उसे सोसाइटी के अपने फ्लैट में ले गई और अंदर ले जाकर सोफे पर बैठाकर खूब अच्छे से स्वागत किया। बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इस महिला की जिद के आगे उसकी एक न चली। उसके दोनों बच्चे भी दादू दादू करते उसके पास खेलने लगे थे। वो महिला उसकी सोच में पड़े देख कर बोली, अंकल जी क्या सोच रहे हैं? आप अच्छे से खाइए और कुछ खाना मैं पैक कर देती हूँ, आप लेकर भी जाइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, तुम्हारा इतना सत्कार देखकर मेरा तो मन भर आया, वरना हम फटेहाल गरीबों को तो कोई पास भी नहीं बैठता है। तुम कितनी अच्छी हो, ऐसे ही खुश रहो बेटा, मैं चलता हूँ। वो महिला बोली, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपके परिवार में कोई बेटा या बेटी तो होगी ना? आपको खुद इस उम्र इतना काम करके अपना और पत्नी का पेट भरना पड़ता है, ऐसे में तो बेटा साफ होना चाहिए था। इस बात को सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति के आंसू निकल पड़े और वो अपने को रोक नहीं सका। बुजुर्ग व्यक्ति ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मेरा भी परिवार है, जिसमें बेटी है बेटा है, दोनों के अपने घर भी हैं, लेकिन किसी से भी माँ बाप को संभाला ना गया। वो महिला सुनकर हैरान थी, संभाला नहीं गया, ऐसा क्यों अंकल जी? बुजुर्ग ने फिर कहा, बस बेटा छोड़ो, अब मैं निकलता हूँ, घर जाना है, मेरी बूढ़ी बीवी इंतजार कर रही होगी। महिला तुरंत बोली, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। वो महिला बुजुर्ग के लाख मना करने पर भी उसको कार में बैठा कर चली गई। रास्ते में उसने उसकी कहानी पूछी, अंकल मेरा नाम आरती है, आप अपने बारे में बताइए ना। सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा मेरा नाम राघव है, मेरा भी एक समय खुशहाल परिवार था, मैं पढ़ा लिखा था और अपना बिजनेस करता था,
जीवन भर मेहनत करता रहा और खूब कमाया, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा भी दिलवाई और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। बेटी की अच्छे परिवार में शादी कर दी और बेटे की शादी करके भी बहू ले आए थे। बेटी को तब तक बिजनेस में लगा रखा था, लेकिन बहू के आते ही वो बिजनेस से पीछा छुड़ाने लगा। घर में पड़ा रहता, दोनों बाहर घूमते और खूब पैसा बहाते, लेकिन कमाने के नाम पर बेटा कदम पीछे हटा लेता। मैं अकेला ही संभालता रहा। किस्मत का पहिया भी घूम गया और मेरा बुरा समय शुरू हो गया। मेरे कपड़े की दुकान थी। दिवाली की रात पटाखे की आतिशबाजी से आग की लपेटें मेरे दुकान के अंदर पहुंच गई और जब सुबह मैं दुकान पहुंचा तब तक सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका था। बिजनेस में बुरी तरह से घाटा हुआ। बेटे ने बिजनेस में घाटा होते देख बहू के कहने पर नौकरी कर ली और तनख्वाह भी अच्छी पाने लगा। बेटे से घर खर्च उठाने को कहा तो उसने उल्टे मुझे बातें सुनाई। बोला, मेरी भी तो घर गृहस्थी है, आपका घर चलाऊंगा तो भविष्य के लिए क्या रखूंगा। दिन भर हमें बहू अपनी दो रोटी के लिए ताने दिया करती। एक पिता का हक क्या इतना भी नहीं होता कि वो अपनी औलाद की कमाई से दो रोटी चैन की खा ले। वो महिला आरती बुजुर्ग राघव जी की दास्तान सुनकर सन्न रह गई थी और बोली, अंकल जी, क्या आप अब उसके साथ नहीं रहते। बुजुर्ग राघव जी ने कहा, नहीं बेटा, अब हम साथ नहीं रहते और एक छोटे से झोपड़े में रहना ही अपनी मजबूरी बन गई है, क्योंकि बहू ने घर से ये कहकर निकाल दिया था कि मेरी बीवी की बीमारी उसके बच्चों को लग जाएगी। एक बार बहू सासू माँ को उठाने के लिए कमरे में आई। मम्मी जी, 12 बज गया है, अभी तक आपका कमर सीधा नहीं हुआ, नाश्ता क्यों नहीं बनाया। बहू, मुझे बहुत तेज बुखार है, आज नाश्ता तुम ही बना लो। मम्मी जी, मैं कोई रसोई की नौकरानी नहीं बल्कि अपने कमरे की मालकिन हूँ। मैं तो चली पिज्जा बर्गर ऑर्डर करने, आप अपना देख लीजिए। बहू, मेरे लिए और पापा जी के लिए दलिया ही बना दूं। बहू तो अपना मजे से पिज्जा खा रही थी। शारदा जी तो बिना खाए छटपटाती रहीं और उनको उल्टियां आने लगी तो दौड़ने में असमर्थ हो गईं और बिस्तर पर ही उल्टियां कर दी। उठते उठते उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। बहू उनके कमरे में आई, बिस्तर की गंदगी देखकर अपना माथा पीटते हुए बोली, सत्यानाश हो माँ जी, यह क्या कर दिया आपने, पूरे घर में बदबू फैला दी। आप क्या छोटी बच्ची हैं, आप यह सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए कर रही हैं ना। गुस्से में बहू ने एक बाल्टी पानी लिया और शारदा जी के ऊपर अपना गुस्सा उतार डाला और हमें खदेड़ती हुए घर के बाहर ले गई और दरवाजा हमारे मुंह पर बंद कर दिया। अब बाहर ही अपना डेरा डालो, पता नहीं क्या बीमारी है, मेरा बच्चा बीमार हो गया तो। यह कहकर राघव जी सोच में पड़ गए थे। शारदा बीते दिन याद करने लगे थी। आरती ने कार चलाते हुए फिर से पूछा, क्या कोई आपको देखने या आपसे मिलने नहीं आता। बुजुर्ग राघव जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, जब से हमें घर से बाहर फेंका गया तब से किसी ने हमारी सुध नहीं ली। फिर हम भी आत्मसम्मान के कारण लौट कर नहीं गए। ऐसी औलाद से तो ना होना अच्छा है, जिसे माता पिता ही भारी लगने लगे। अचानक राघव ने कहा, बेटा बस यही उतार दो, आगे गाड़ी नहीं जाती। आरती ने भी तुरंत ब्रेक लगा दिए और उतारने के बाद राघव के पीछे पीछे झोंपड़े तक चली गई, जिसका राघव जी को पता नहीं चला। बुजुर्ग राघव जी ने जाकर गुब्बारा वाला बांस दीवार के सहारे खड़ा किया और पत्नी के पास जाकर बैठ गया। शारदा, उठो, देखो खाना लाया हूँ। जर्जर हालत में बिस्तर पर सोती हुई बूढ़ी औरत ने धीरे से आंखें खोली तो बोली, आप इस उम्र में मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो। तुम पहले खाना खा लो और फिर दवाई भी। इसके बाद दोनों एक साथ खाना खाने लगे।
आज बहुत दिनों के बाद घर जैसा स्वाद आ रहा है खाने में। हाँ, तुम सही कह रही हो। बाहर खड़ी आरती ने झोपड़ी में इधर उधर निगाह से देखा कि सब सामान टूटा फूटा था और सही सलामत हालत में बस वो चारपाई थी जिस पर वो औरत लेटी हुई थी। एक फटी हुई दरी नीचे सोने के लिए बिछी हुई थी जिस पर वो बुजुर्ग सोते होंगे। ये सब देखकर आरती का दिल पसीज गया और उसके आंखों में आंसू भर आए। बस 2 वक्त की रोटी के लिए ही ये लोग जी रहे हैं, बाकी कुछ और तो इनके जीवन में नहीं था। ना तो बच्चे हैं और न ही कोई सुख साधन है, जबकि इतने पढ़े लिखे हैं दोनों। आरती ने तभी मन ही मन ठान लिया, मैं इनके बच्चों को सबक सिखा कर रहूंगी। आरती ये सब सोच कर अचानक अंदर दाखिल हुई और बोली, अंकल जी, कल आप मेरे घर आना, मुझे कल आपसे मिलना है। अभी तो मैं जा रही हूँ। बुजुर्ग राघव जी उसे अचानक अंदर देख कर सकपका गए थे और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के कारण उसके सामने लज्जित महसूस कर रहे थे। आरती कहकर चली गई थी। अगले दिन बुजुर्ग राघव जी ने फिर से अपने गुब्बारे वाला बना बांस उठाया और गुब्बारे इस पर सजाकर वहीं स्टेशन के पास पहुंच गए, लेकिन वो आरती से मिलने उसके घर नहीं गए। कुछ देर में आरती ही उनके पास पहुंची। अंकल, आप मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग राघव जी ने तुरंत कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा ध्यान नहीं गया। अंकल जी, कल आपने अपने बच्चों के नाम नहीं बताए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे बेटा रहने दो, अब क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी इतनी मदद ही काफी है। इतना अच्छा भाव रखती हो, यही बहुत है। आरती समझ गई कि उन्हें अपने बच्चों से डर लग रहा था और अब किसी परेशानी में पड़ना नहीं चाहते थे। सोचते हुए आरती ने कहा, अंकल जी, आंटी जी कितनी बीमार रहती हैं, ऐसा करती हूँ कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप मेरे साथ चलिए। राघव जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा इतना एहसान ही काफी है, मैं खुद ही कर लूंगा। आरती समझ गई कि अंकल मदद लेना नहीं चाहते और इसका कारण खर्चा भी है जिससे ये डर रहे हैं। अरे अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको सरकारी हॉस्पिटल ले जाऊंगी। वहाँ कुछ खर्चा नहीं आता है, दवाइयाँ भी वहीं मिलती हैं। अब राघव जी के पास कहने को कोई बहाना नहीं बचा था, सो उन्होंने नजर झुका ली और आती जाती गाड़ियों को देखने लगी। अरे अंकल जी, जल्दी चलिए, नहीं तो डॉक्टर जी नहीं मिलेंगे। इतनी मनुहार पर राघव जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उन्हें इसके साथ घर जाना पड़ा। आरती राघव जी से ये कहते हुए उनकी पत्नी को बिस्तर से उठाकर कार की तरफ ले गई कि अंकल, आप अपने पहचान के सारे कागज रख लीजिए, वहां जरूरत पड़ेगी। राघव जी ने अपने सभी कागजात साथ लिए और अपनी पत्नी शारदा को उसके साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां जाकर आरती ने उनको डॉक्टर को दिखाकर इलाज शुरू करवा दिया और फिर उसके बाद घर गई। घर आकर राघव जी की पत्नी शारदा ने कहा, सुनिए जी, कितनी अच्छी है ये बिटिया। हमें अपनों ने तो दुत्कार दिया, लेकिन एक गैर ने अपना बना लिया। कितनी अच्छी है ये। बुजुर्ग शारदा जी ने बिस्तर पर लेटे लेटे आरती के सिर पर हाथ फेर कर कहा, सही कहती हो, बहुत अच्छी है। जाने कौन से कर्मों से ये हमें मिली है। ईश्वर का धन्यवाद है। दोनों पति पत्नी खुश हो रहे थे और आज उनके लिए वाकई बहुत अच्छा दिन था। आरती वहां से जा चुकी थी, लेकिन इस बूढ़े दंपत्ति के लिए उसका मन बहुत विचलित हो चुका था। अगले दिन शाम को बुजुर्ग राघव फिर से गुब्बारे बेचने निकल पड़े और वहीं सपना की सोसाइटी के बाहर जाकर एक तरफ खड़े हो गए
और फिर से इसी दिनचर्या में 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस बीच आरती दिखाई नहीं दी। तभी एक दिन अचानक आरती वहां आई और कहने लगी, अंकल, कल शाम को एक जगह पार्टी है, आप वहां आ जाएंगे तो अच्छी खासी बिक्री होगी और आमदनी अच्छी हो जाएगी। अगर आपका मन हो तो मैं जगह का पता बता दूंगी। उस पार्टी में बहुत सारे बच्चे होंगे। राघव को आरती की बात पसंद आई और बीमार बीबी के लिए पैसे जुटाने का तरीका भी अच्छा था, सो उन्होंने अगले दिन जाने के लिए हामी भर दी। वो रात भर इस बारे में ही सोचते रहे कि किस्मत से अपनी संतान जैसी एक बेटी मिली है और एक अपना बेटा था जो मुंह मोड़ गया। वो अगले दिन शाम को उस जगह चले गए। पार्टी में पूरा हॉल सजा हुआ था और राघव जी हॉल के बाहर गेट पर खड़े हो गए थे। खूबसूरत पार्टी हॉल खूब चमचमा रहा था। बुजुर्ग राघव वहां खड़े रहे। लोगों के आने पर वो बच्चों को गुब्बारे की आवाज से रिझाने लगे। कभी गाड़ी के करीब जाते, कभी बच्चों को दिखाकर रिझाते। कुछ गुब्बारे बिक भी चुके थे और पार्टी भी शुरू हो चुकी थी। राघव जी ने चेहरे की खुशी बढ़ती जा रही थी। चमकते बड़े बड़े गुब्बारे पार्टी में बच्चों को आकर्षित करने लगे थे और बच्चों की चहल पहल से पार्टी हॉल में रौनक आ गई थी। सभी लोग आ चुके थे। तभी एक तरफ से बड़ा सा केक आता हुआ दिखाई दिया तो राघव जी को अपने बच्चों के दिन याद आ गए। तभी राघव जी को धुंधली आंखों से एक बच्चा अपनी ओर भाग कर आता हुआ दिखाई दिया। दादाजी, मुझे भी एक गुब्बारा दीजिए। मम्मा मम्मा, देखो हमारे बर्थडे पार्टी में दादाजी बैलून बेच रहे हैं। माँ, मुझे भी बैलून दिला दो। उसके आते ही वो खुशी खुशी बांस में से उसकी पसंद का गुब्बारा निकालने लगी। तभी अपने सामने एक औरत एक आदमी को देखकर सकपका गए। वो डर कर वहां से जाने लगे। तभी उस हट्टे कट्टे नौजवान को सामने देखकर उनके होश उड़ गए और उनको देखते ही चिल्लाया, इस बुढ़े को बाहर निकालो, हमारी भी कुछ इज्जत है। इसको किसने यहाँ बुलाया या फिर जानबूझकर आया है? राघव जी ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये पार्टी किसकी थी। वो तो बस आरती के कहने पर आए थे। राघव जी ये सारी बातें सुनकर आगे चल दिए। तभी पीछे से वो आदमी गेट से सिक्योरिटी को लेकर उनके पास आया। उनकी तरफ इशारा करके कहा, सिक्योरिटी, तुमने किस भिखारी को गुब्बारे बेचने हमारी पार्टी में खड़ा किया? कुछ स्टेटस है कि नहीं? गुब्बारे बेचने वाले को अंदर कैसे आने दिया? राघव ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा ऐसा मत करो, मैं ही चला जाता हूँ, यहीं रुकिए अंकल जी। अरे, ये आवाज तो आरती की है। ये सोचती हुई उन्होंने आंसू पोंछते हुए इधर उधर देखा। आरती सीधे चली आ रही थी। अंकल जी, आपने क्या सोचा कि मैंने आपको आमदनी के लिए यहाँ भेजा था? वो आदमी हक्का बक्का रह गया था कि ये कौन महिला है। आरती बोली, मैं इस पार्टी हॉल की मैनेजर हूँ और मैंने ही इनको अंदर खड़ा किया था। आपको शर्म नहीं आती? इतने गिरे हुए शब्द इनको कहते हुए, जबकि ये आपके पिता हैं और इस हालत में भी ये आपके ही कारण है। मैं तो समझी कि कम से कम पहचान तो लेंगे, लेकिन आप तो बड़े कमाल की औलाद निकले। वो लड़का तुरंत बोला, ये आपसे किसने कहा कि ये सड़क छाप मेरे पिता हैं? आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। अरे, अभी आपका बेटा दादा दादा कहकर चिल्ला रहा था। बच्चे तो हर बड़े इंसान को दादा कहते हैं, तो क्या मैं हर भिखारी को अपना पिता कहता फिरूं? अच्छा, मैं आपकी शिकायत अभी दूर कर देती हूँ। आरती ने जोर से ताली बजाई और आंखें निकाल कर कहा, तुम्हारे नहीं हैं तो फिर किसके हैं? तुम जैसी औलाद को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। वो आदमी सुनकर बौखला गया
और गुस्से में बोला, मैडम मुंह संभाल कर बात कीजिए। 1 करोड़ का फ्लैट लिया है और आप जाने किस गली कूचे से आकर यहाँ मैनेजर बनकर हम पर रौब झाड़ रही हैं। आप अपना काम कीजिए जाकर और हमारी पार्टी खराब मत करिए। मेहमान देख रहे हैं। वो आदमी कहकर चुपचाप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर पीछे मुड़ गया तो आरती ने उसका बाँह पकड़कर खींच लिया और कहा, मैं भी गली कूच की नहीं, मैं जहाँ की हूँ वहाँ फ्लैट लेने की औकात नहीं है तुम्हारी। सबको अपनी ओर देखते हुए राघव जी घबरा गए और कहने लगे, बेटी हाथ जोड़ता हूँ, इसको जाने दो। बेकार सबके सामने यहाँ तमाशा बन रहा है। ये तो अमीर लोग हैं, मैं तो इसका पिता नहीं हूँ। ये सच ही कह रहा है। राघव जी के मुंह से ये बातें सुनकर आरती हैरान रह गई। उसने तुरंत अपना पर्स से कुछ पेपर निकाले और उस आदमी की आंखों के आगे कर दिए। राशन कार्ड जिसमें सबकी फोटो लगी थी और भी कई फोटो थे जिनमें वो आदमी था। फोटो देखते ही आदमी के होश उड़ गए। आरती ने आदमी से कहा, अब क्या कहना तुम्हें? फिर राघव जी से कहा, अंकल जी आप अभी कुछ मत कहिए। मैं जानती हूँ कि आप डर कर बोल रहे हैं, लेकिन ये कागज सब बोलेंगे। अब आरती ने आदमी से कहा, तुम्हारा नाम विक्रम है और ये तुम्हारी पत्नी और ये तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ शारदा बिस्तर पर जिंदगी से लड़ाई लड़ रही हैं। इसके अलावा तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? आदमी यानी विक्रम राघव का बेटा ही था, जो आरती के आते ही उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। विक्रम की पत्नी चिल्लाई, मैडम हमारी ही पार्टी में हमारी ही बेइज्जती हो रही है, यहाँ से चलो। विक्रम, आरती ने जोर से कहा, ऐसे नहीं जा सकते तुम लोग। जो इसके साथ किया और इनका छीना है वो वापस करो, फिर जाओ। ये जो 1 करोड़ के फ्लैट का घमंड दिखा रहे थे ना, ये तो इनके ही कारण है। अब विक्रम के पैर जैसे जकड़ गए थे और वो वहीं खामोश खड़ा हो गया था। राघव जी ने कहा, बेटा इनको जाने दे, छोड़, अब बरसों हो गए, अब क्या मांगूंगा। आरती ने विक्रम से कहा, देख रहे हो ये होता है पिता, तुम क्या खाक बेटे बने हो। तुमने तो इनके साथ किया है, वो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ जरूर करेंगे। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। इनकी हालत देख रहे हो कितनी बदतर हो गई है। तुम्हें इनके साथ ऐसा करते जरा शर्म नहीं आई? जरा भी तुम्हारा जमीर नहीं जागा? आरती उस लड़के पर जमकर बरस पड़ी थी और साथ खड़े राघव जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। आरती आज ढाल बनकर उनके साथ खड़ी थी और अपनी नौकरी की भी फिक्र नहीं कर रही थी। विक्रम की पत्नी शीला तुनक कर बोल पड़ी, मैडम एक तो आप पहले ही सब बर्बाद कर चुकी हैं, हमारे सारे मेहमान लौट गए हैं। क्या आप क्या जानो बेइज्जती क्या होती है। इस बार राघव जी चुप ना रहे और उनके मन का ज्वार फूट पड़ा। बहू, बेइज्जती की बात तुम तो मत करो और याद करो वो दिन जब बिजनेस घाटा होने पर तुम 2 रोटी भी गिन गिन कर देती थी। हम दोनों पति पत्नी भूखे पेट सोते थे। तुमने कितनी बार लाठी उठाकर मेरी कमर तोड़ी थी। इसका भी इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया कि मेरी तुम पर गलत नजर थी। तुम मेरी बेटी जैसी थी और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। छी, लानत है ऐसी औलाद पर जो इसने तुम्हारी बात मानी, अपने बाप को समझना जरूरी नहीं समझा और हमें बीमारी में घर के बाहर खड़ा किया। बेइज्जती तो तुम लोग हमारी करते रहे थे। अब तो विक्रम भी अचंभे में था, क्योंकि ये बात तो राघव जी ने किसी को नहीं बताई थी। शायद आत्मसम्मान और अपनी इज्जत की ही खातिर छुपा गए होंगे। बेचारे राघव जी ने बहू के हाथों कितना तिरस्कार झेला और कितना अपमान सहा, ये सोचकर ही आरती का दिल रो उठा। शीला ने तुरंत कहा, ये झूठ बोल रहे हैं विक्रम, इनकी मुझ पर नजर गलत थी।
विक्रम इतना सुनते ही वही शीला को थप्पड़ रशीद कर दिया और कहा, शर्म करो शीला, तुमने इतने बड़े पर्दे मेरी आंखों पर डाले कि मैं आंखों देखी मक्खी भी निगल गया। मुझे तो आज खुद पर ही शर्म आ रही है। मुझे तो सच में मर जाना चाहिए। तुम जो मुझे दिखाती रही मैं वही देखता रहा, जो बताती रही वही मानता रहा। विक्रम ने राघव जी से कहा, पापा मुझे माफ कर दो, मुझे माँ से मिलना है। कहाँ है माँ? राघव जी ने मना करते हुए कहा, रहने दे बेटा, अभी तो वह जी रही हैं। अगर तुझे देखेंगी तो सांसें उखड़ जाएंगी उसकी। वो सब बीता हुआ याद आएगा, वो बहुत रोएगी। पहले ही उसकी तबीयत खराब है और मैं उसको खोना नहीं चाहता। मेरा जीने का सहारा तो अब वही है। तुम तो कब के मर चुके हो। राघव जी की ऐसी बातें सुनकर विक्रम भी लग पड़ा और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। शीला ने उसे माफी मांगते देख कहा, विक्रम कुछ शर्म करो, सब लोग देख रहे हैं, घर चलो, इनको छोड़ो यहीं। इस बार विक्रम ने रहा न गया और उसने फिर 2-3 थप्पड़ उसके गाल पर वहीं रसीद किए। विक्रम ने चीखते हुए कहा, पहले तो मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब माफी मांगने में तुम्हारी इज्जत छोटी हो रही है। जिसने मेरे पापा पर इतना गलत इल्जाम लगाया वो मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। ये सुनते ही शीला के होश उड़ गए और उसके पैर कांपने लगे। इसकी तो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शीला राघव जी के पैरों में गिर गई। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। राघव जी ने कहा, तुमसे तो गैर भले अनजान आरती ने मेरा अच्छा तो सोचा, लेकिन तुम लोग तो मेरे अपने थे। फिर तुम्हारा दिल कैसे नहीं कांपा? तुम्हें जरा रहम नहीं आया? विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, पापा प्लीज माफ कर दीजिए, आप अब मेरे साथ रहिए। राघव जी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अरे रहने दो, तुम्हारा क्या भरोसा, फिर से कोई इल्जाम लगाकर भगा दोगे। उस समय तो सह लिया। ये कहकर राघव जी अपना गुब्बारे का बांस उठाकर आगे चले गए। विक्रम ने भागकर राघव जी को जाते हुए रोक लिया और उनके पैर पकड़ लिए। कहने लगा, पापा रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मैंने अपराध किया है तो सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन आपके बिना अब नहीं रहूंगा। आप जाएंगे तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। बेटी को दिल से पश्चाताप करते देख आरती के कहने पर राघव जी ने उसे माफ कर दिया और पत्नी सहित घर चले गए। लेकिन शीला, जिसने ससुर पर इतना गलत इल्जाम लगाया था, उसे घर से निकाल दिया। अब वो मायके में भाई भाभी के तानों के बीच घुट घुट कर जी रही थी। दोस्तों, विक्रम ने सही किया या गलत, अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।